हेलो प्यारे साथियों, अभी हम करने वाले हैं 10वीं क्लास के विज्ञान के हरियाणा बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ क्यों फ्लश किया जाता है। जो तेल वाले हैं या वसायुक्त यानी कि जिसके अंदर तेल हो या वसा हो, वसा मतलब चिकनाई, घी वगैरह, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? ताकि उसको ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, ऑक्सीकरण या उपचयन से बचाया जा सके, जिससे वो भोजन या जो पदार्थ है वो खराब ना हो। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, उनको ऑक्सीकरण से रोकने के लिए। उसके बाद अगला है सिल्वर ब्रोमाइड। हिंदी में यह है, ये क्या मिलेगा? सूर्य का प्रकाश। सनलाइट में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, इस तरह से मिलेगा। तो सूर्य के प्रकाश में अगर सिल्वर ब्रोमाइड को लेके जाएं तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त जो ऊपर है उल्लेख किया गया है, ऐसी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है भाई। उसके बाद अगला है श्याम श्वेत, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले होती थी, आजकल नहीं होती हैं, आजकल रंगीन फोटो होती हैं। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। प्रतिक्रिया की जगह क्या क्या आ सकता है? अभिक्रिया भी आ सकता है या प्रतिक्रिया भी आ सकता है। तो इसमें उष्मा अक्षेपी जिसमें से उष्मा निकले तो वह है वनस्पति खाद में अपघटन। वनस्पतियां जो होती है और जब खाद बनती है तो वो एक उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बाकी सभी क्या है? उष्मा शोषी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये भी प्रक्रिया अभिक्रिया किस प्रकार की है ये बताना था। तो बताना है तो क्या है भाई? ये देखो, ये उष्मा से विस्थापित हुई है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, एक और भी है, तापीय अपघटन भी है। तो दो प्रकार की अभिक्रिया इसमें आ गई। तो क्या आ गया पहला इसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ताप से क्या हुआ? ये अपघटित हुआ है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापीय अपघटन अभिक्रिया है। अगला है भुजे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। उसके बाद अगला है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो ये भी पूछा भाई, उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है? अपचयित का मतलब जिसके अंदर से ऑक्सीजन हट रहा है। तो किससे हट रहा है भाई? आयरन ऑक्साइड से। उसके बाद अगला है आयरन प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेम है, लेकिन इसमें पूछा क्या है भाई? अभिक्रिया पूछिए किस प्रकार की है। तो ध्यान रखना, ये इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आता है जिसमें अभिक्रिया दे दी जाएगी, आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा और उस अभिक्रिया में वो प्रकार पूछा जाएगा। तो इसमें कौन सा अभिक्रिया भाई? ये है विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अगला है एक रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो तो उसको कहते हैं उपचयन, और ऑक्सीजन का नुकसान हो या हानि हो तो उसको बोलते हैं अपचयन। तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्राप्त हो। उसके बाद अगला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी अभिक्रिया बतानी भाई। प्रतिक्रिया की जगह क्या आएगा? अभिक्रिया या प्रतिक्रिया, कुछ भी आ सकता है भाई इन दोनों में से एक। अभिक्रिया ऐसे भी आ सकता है या प्रतिक्रिया भी आ सकता है। तो उपरोक्त प्रतिक्रिया ये किस प्रकार की? देखो, इसमें हीट भी निकलती है, तो ये यहाँ पर उष्मा निकलती है इसमें। तो ये किस प्रकार की है? उष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद अगला है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड, जल और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये भी बताना भाई किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से और यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसके बाद अगला है फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। फेरिक, देखो फेरस आ जाए तो क्या होता है? 2, और फेरिक आ जाए तो 3। तो ये क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला था Fe2O3। ठीक है भाई। उसके बाद अगला है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड
बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, ये भी अभिक्रिया बतानी है भाई किस प्रकार की है। प्रतिक्रिया की जगह क्या आ सकता है, अभिक्रिया। मैं बार बार बता रहा हूं, प्रतिक्रिया भी आ सकता है या अभिक्रिया भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद ये बतानी भाई, तो ये क्या है, द्वितीय विस्थापन है। देखो दो जगह विस्थापन हो रहा है, आपस में आयनों की अदला बदली हो रही है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीचे दी गई प्रतिक्रिया में गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है भाई, शीशा कम हो रहा है, नहीं ये भी गलत है, शीशा कम नहीं हो रहा। शीशा क्या होता है, पीबी, पीबी को क्या बोलते हैं, शीशा। शीशा नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है या शीशा ऑक्साइड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण नहीं, इसका नहीं ऑक्सीकरण हो रहा, कार्बन का हो रहा है। तो ये दोनों बात गलत है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है, गलत है, गलत वाली छाटनी थी। अगला है, जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, ZnSO4। कौन सा है, ये आंसर में भी लिख रखा होगा, हाँ बिल्कुल ये लिख रखा। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। उसके बाद अगला है, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया। भाई देखो कोयला है, कोयले में हीट निकलती है, तो सीधी सी बात है संयोग ऊष्माक्षेपी तो है ही। और देखो कोयले का दहन का मतलब कोयले में कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो यहाँ पर ये अभिक्रिया एक संयोजन भी है, तो दोनों प्रकार की संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी। उसके बाद अगला है, एक चमकदार भूरे रंग का तत्व X है, गर्म होने पर काला हो जाता है, तत्व X कौन सा होगा, तो भूरे रंग का तत्व क्या होता है, तांबा। उसके बाद अगला है, शीशा नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट, शीशे की जगह क्या आ सकता है भाई, लेड नाइट्रेट भी आ सकता है। इंग्लिश में लेड बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, तो यहाँ लेड नाइट्रेट भी आ सकता है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3(2). उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन अभिक्रिया है, तो प्राकृतिक गैस CNG जिसे बोलते हो, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होती है वो जब जलती है तो सीधी सी बात अभी ऊष्मा निकलती है, तो ये कौन जिसमें ऊष्मा निकले क्या होती है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। उसके बाद है, संक्षारित तांबे का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है भाई। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है भाई अंगूर का किण्वन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का निर्माण, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर में दिखा भी रखा हुआ, बिल्कुल दिखा रखा है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया, क्या आएगा यहाँ, अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट या श्वेत श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह क्या हो सकता है, श्वेत श्याम। तो इसमें अब का प्रयोग किया जाता है, श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम श्वेत लिख रखा है, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया को किया जाता है, तो वो अपघटन अभिक्रिया को किया जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचयन अभिक्रिया दर्शाता है, तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लाभ और अपचयन होता है ऑक्सीजन का हानि। तो इसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का लाभ क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। उसके बाद अगला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। उसके बाद अगला है, दूसरा पार्ट है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके या प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण में, विरंजक चूर्ण उत्पन्न करता है। तो क्लोरीन के साथ कौन सा पदार्थ मिले जिससे हमें विरंजक चूर्ण मिले, तो वो होता है भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं इसको। उसके बाद अगला है, पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। भाई अगर पानी की स्थायी कठोरता दूर करनी है तो हम सोडियम के किस कार्बोनेट का, सोडियम के किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं भाई D वाला, सोडियम कार्बोनेट। और इसके साथ क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल, 10 अणु जल के जुड़े होंगे। तो ये जो है अगर ये डाल दें किसी भी जल में तो वो जल मृदु हो जाएगा, जिसमें कपड़े आसानी से धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, सॉरी। अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है या प्रचलित नाम क्या है, तो है बेकिंग सोडा।
देसी भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं वो। उसके बाद अगला है अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं? वो करते हैं भाई एंटासिड का। अपच मतलब पेट में कोई दिक्कत हो जाए, जलन सी हो जाए या खाना अच्छे से ना पचे तो हम एंटासिड वो दवाई लेते हैं। उसके बाद है टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, जैसे सिट्रिक में सिरका में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नेटल डंक में क्या पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है भाई? नींबू में। नींबू जैसा कोई भी हो, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, किन्नू, इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगला है एक विलेन जिसका पीएच मान 9 है, तो विलेन कैसा होगा? कमजोर क्षार या दुर्बल। कमजोर की जगह क्या आ सकता है? दुर्बल भी आ सकता है भाई। क्या होता है जब लोहे के बुरादे पर, लोहे का बुरादा मतलब लोहा, और उस पर क्या डालते हैं? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और जब भी किसी धातु पर अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है भाई। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। और साथ में लवण बनता है। लवण क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड निर्मित होता है यदि हम लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें। उसके बाद अगला है कोई विलेन अंडे के पिसे हुए कवच, भाई एक विलेन है, विलेन का मतलब घोल, और उसको पिसे हुए अंडे के कवच पर डाला। ये मान लो पिसा हुआ अंडा का कवच हो, इस घोल को इस पर डाला तो अभिक्रिया एक गैस उत्पन्न करेगी। और वो गैस जो है क्या करेगी? गैस उत्पन्न करता है जो चुनने के पानी को दूध या कर देगी। तो हमें पता होना चाहिए चुनने के पानी को दूध या करने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो विलेन क्या होगा? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और कवच पिसा हुआ कवच था, तो इसका मतलब क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो वो अम्ल मिलाते हैं। तो इसमें अम्ल कौन सा है इनमें से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाकी अम्ल नहीं है, बाकी लवण है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। उसके बाद जब एक सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब एक अम्ल, कोई भी एक अम्ल है और वो सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है, कोई सक्रिय धातु मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये क्या होती है? सक्रिय धातुएं होती हैं। तो आमतौर पर कौन सी गैस निकलती है? तो अभी बताया था भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद है लाल लिटमस नीले रंग का घोल का पीएच क्या होगा? तो लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाए तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा। और 7 से ऊपर कौन सा है? 10। बाकी 7 से नीचे है। दांत का एनामल, जो दांत का एनामल भाग होता है वो किससे बना होता है भाई? कैल्शियम फोस्फेट से। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगला है जिप्सम में क्रिस्टलीकरण के पानी के कितने अणु पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भाई 2। कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं जिप्सम में पानी के अणु। देख लो यहां पर भी है 2। उसके बाद अगला है हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है भाई? तो वो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पानी में एसिड का घोल बिजली का संचालन करता है। अगर पानी में एसिड का घोल मिला दें तो इसमें बिजली का संचालन होगा। ये तो सही है, हमें गलत वाला छांटना है। पीएच में पी का अर्थ होता है शक्ति, बिल्कुल ये भी सही है। पी में पी का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के पीएच पर सीमा में काम करता है, ये भी सही है। अगला और देखते हैं भाई, अभी तक तो ये सही आए हैं। अगला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नहीं भाई, वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। और कैल्शियम सल्फेट के हेमीहाइड्रेटेड को हम क्या कहते हैं? POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये बात गलत है, तो गलत वाली छाटनी थी, तो इसलिए आंसर ये हो गया। अगला है सफेदी के लिए किसके विलेन का उपयोग किया जाता है? वो क्या जाता है भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। सफेदी जो जिसे बोलते हो कली दीवारों पर करते हैं, वो एक पत्थर आता है ना, चूना पत्थर, जो जिससे सफेदी की जाती है, वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और पानी में डालने पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? अम्ल होगा तो पीएच मान 7 से कम, क्षार होगा तो पीएच मान 7 से अधिक, और जो उदासीन होगा तो 7 होगा भाई। अगला है क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल का पीएच मान 7 से कम।
उसके बाद अगला है। तो इस प्रकार ये 2 पाठों की आवाज़ पूरे हो चुके हैं। अगले पाठों के कल मैं बनाऊंगा, बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको अगले पाठों के भी एमसीक्यू क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और छोटे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।